Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 5 part 1. So let's begin. See, in this lecture we'll discuss basically about the highlighted or the bold part which I have written out here. हम religion के बारे में discuss करेंगे जिसमें हम religion के कुछ definitions, then elements, functions of religion देखेंगे. और हमारा जो main focus रहेगा of this lecture is on anthropological approach to study religion. और इसके अंदर आपको इवोल्यूशनरी, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोचेस मेंशन है, बट इसके अलावा हम मार्क्सिस्ट अप्रोच देखेंगे, देन हम एक सिम्बॉलिक अप्रोच भी देखेंगे. ठीक है. अदर देन दिस विल स्टडी अबाउट मोनोथिज्म एंड पॉलीथिज्म. देन एट द एंड हम सैक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स विल स्टडी ऑल दीज अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशंस, जिसके अंदर हम एमिली दुर्कहेम के क्या रिलीजन के ऊपर थॉट्स थे हम उनको पढ़ेंगे. मैलिनोवस्की ने क्या कहा था उसको भी हम देखेंगे. देन फूड एंड रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे इन दी वैल्यू एडिशंस. ठीक है. और एक दो इसके अलावा भी कुछ वैल्यू एडिशंस होंगे जो कि हम साथ साथ देखते जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सी, सबसे पहले रिलीजन को समझने के लिए वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो हम रिलीजन की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन ओवर हियर. ऑल्दो जब आप पेपर 2 में पढ़ेंगे वहाँ पे हमें स्पेसिफिक रिलीजन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, बट हियर इन पेपर 1 व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट रिलीजन तो इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा. बिकॉज जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं देन एंथ्रोपोलॉजी किसी रिलीजन को स्टडी नहीं करती है, वो रिलीजन के पीछे जो एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एज यू कैन सी, वो उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है. तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिलीजन का मतलब क्या होता है. सी, जो रिलीजन का एक वर्ड है, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स टू बाइंड टुगेदर. ठीक है. यानी कि आप ऐसा देख सकते हैं कि रिलीजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है दैट बाइंड टुगेदर पीपल. तो ये लोगों को एक विचारधारा से बांधता है. यू कैन से देर आर कॉमन थॉट प्रोसेस, कॉमन बिलीव बाय विच people have a sense of belongingness. ठीक है. So that is what one of the you can say is the function of religion. Then ये जो religion है, हम जब बात करते हैं religion as a belief, as a part of society, तो it's not a very newer phenomena. It's nothing like that evolved during the recent time. Religion is there since many times back. Also there was a kind of a religious beliefs that existed. और इसका पता हमें कैसे चलता है, because if you have watched the lectures जिसमें हमने निएंडरथल के कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी, होमोसेपियंस के बारे में हमने कुछ डिस्कशंस किए थे. देयर इन द कल्चरल एलिमेंट्स वी डिस्कस दैट हाउ देयर वर burial systems, how there was some kind of an object that was found along with the burials of man and women, और कैसे कैसे रेड ऑर्चराज और ये सारी चीज़ें देखी गई थी. एंड बेस्ड अपॉन दैट द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द एंथ्रोपोलॉजिस्ट concluded that they might have some kind of a belief system that existed with them. Because of that they were performing all such activities. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपसे रिलीजन के बारे में पूछा जाए, मतलब थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताना हो तो. ठीक है. देन जो रिलीजन की आपकी अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग कल्चर सिस्टम में आपके रिलीजन के अलग अलग यूसेजेस होते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको रिलीजन का एक ही मतलब मिले, एक ही मायना मिले. मतलब इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़ बट द फॉर्म्स मे बी डिफरेंट. ठीक है. हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा बट इसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कुछ लोग कुछ रिलीजन्स जो होते हैं, सम रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन द वर्शिपिंग ऑफ ऑल नोइंग and all powerful supreme beings, whereas other have many deities. There are some other religions without deities at all. These are the different you can say characteristics of religion that you can find in various societies. लेकिन जितने भी religion है, एक चीज़ आपको common ये मिलेगा, the belief. क्योंकि किसी प्रकार का उनका belief system है. They feel that there is someone who can perform such and such activities if they pray to that particular god or the formless god or anything. चाहे वो उनको गॉड भी ना माने, गॉड के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. ठीक है. तो उस केस में लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम है इट विल रिमेन एग्जिस्टेंट इन ऑल ऑफ दीज सिस्टम. और स्कोप ऑफ रिलीजन की अगर हम बात कर लें कि रिलीजन का स्कोप क्या है फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से रिलीजन की बात करें कि इसका स्कोप क्या है,
So that would be very different. If you talk about what Bhagavad Gita talks about religion and other practices, it would be different. But here we'll stick to the anthropological scope of religion. Then anthropological scope of religion के अंदर आपका जो anthropology of religion, anthropologists are not concerned with the truth or falsity of any particular religion. That you should star mark. हम यहाँ पे किसी भी रिलीजन को सही गलत, उनके बिलीफ सिस्टम को सही गलत ठहराने के लिए एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव से रिलीजन नहीं पढ़ रहे. वी आर जस्ट understanding or studying religion in anthropology, so to get that how do religious belief become established within a society, because this will help us understand better about the human evolution, about the various cultural aspects of the society, and how do religion belief affect, relate to and reflect the socio-cultural conditions of a group of people. So basically these are the two broader scope of religion in anthropology. देन हम डेफिनेशन की बात करें, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू कि आपको ये डेफिनेशंस रट लेनी है, याद कर लेनी है, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर शीट्स व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट रिलीजन. सो एक कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है रिलीजन की दैट कुड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सो यू मस्ट हैव सीन जितने भी हमने अभी तक सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक्स के बारे में बात करी है, मे इट बी मैरिज, मे इट बी फैमिली, किनशिप, तो कोई एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन या यूनिवर्सलिज्म नहीं मिलेगी. सेम गोज विद रिलीजन. रिलीजन के अंदर भी आपके कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है. तो अलग अलग क्या डेफिनेशंस दिए गए हम देख लेते हैं. वन वाज गिवन बाय ई.बी. टेलर. ई.बी. टेलर के हिसाब से ही हैज गिवन द मिनिमल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन एज अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग. It's a one-liner kind of a definition you can say, एक belief system of us to a spiritual being. तो इस जो particular definition को of the E.B. Taylor was criticized by various other anthropologists. और इसका criticism क्या था? First, it does not include the ritual aspect of religion. ये केवल आपके spiritual aspect को cover कर रहा है. And second, it does not say whose belief in spiritual being are referred to. An individual's private belief, the belief of a particular small community, or the belief of the worldwide system. तो बेसिकली इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस डेफिनेशन को काफ़ी आप कह सकते हैं मिनिमल बताया और इनसफिशिएंट बताया टू कवर द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन. ठीक है, इसके अंदर ये स्पिरिचुअल बीइंग किसकी बात करें, वो रिचुअल को इन्होंने कवर नहीं किया. दूसरा, ये बिलीफ सिस्टम किसकी बात करें, आपकी प्राइवेट बिलीफ, आपके स्मॉल कम्युनिटी की बिलीफ या वर्ल्ड वाइड बिलीफ. बिकॉज इफ़ यू माइट नो कि अलग अलग रिलीजियस सिस्टम में जो आपके वर्कशिप का तरीका है या फिर बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. इन सम रिलीजन यू हैव टू गो एंड वर्कशिप एट अ पर्टिकुलर असाइंड प्लेस. ठीक है, लेकिन कुछ रिलीजन होते हैं लाइक फॉर हिंदुइज्म इट्स नॉट वेरी नेसेसरी दैट यू गो एंड यू नो वर्कशिप ओनली इन द टेम्पल. यू कैन इवन वर्कशिप एट योर होम. बट कुछ रिलीजन्स में ये चीज़ें होती हैं दैट दे हैव अ पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पे ही जाके वो पूजा करते हैं. दैट इज़ वॉट दे बिलीव इन. Then Emily Durkheim ने एक definition दी थी. According to him, a religion is a unified system of belief and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them. तो इन्होंने बेसिकली एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह रिलीजन को बताया है जिसमें सारे लोग एज अ कम्युनिटी एज अ होल वो इकट्ठे मिलके आती हैं and there is some kind of a connect in between them. And he emphasizes on the three aspect of religion. Social context भी है क्योंकि community और उनका आपस में आप कह सकते हैं unity of the community. The sacred aspect, as you can see, sacred aspect कोई एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी sacred है उस particular religion के लिए. And the moral basis जो कि एक single moral basis पे उस community को आपस में bind करे. It may be church, it may be temple, it may be gurudwara or anything. And religion expresses belief of a society about the universe. It consists only of sacred phenomena as it is concerned with the extraordinary supernatural world. And religion has moral basis because it imposes a moral pressure upon the people and direct people to do right things only. Because as you may know, जो हमारी Muslim communities होते हैं, Muslim communities में there are various practices जहाँ पे वो जो लोग आप कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड है उनकी मदद करते हैं एंड दे इवन पुट आउट सम अमाउंट ऑफ देयर सैलरी एंड टू हेल्प दोज पीपल. ठीक है, तो ऑल्दो आपको अलग अलग रिलीजन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि दान दक्षिणा करनी अच्छी बात है. इवन इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो दे बिलीव सो. हिंदुइज्म में भी होता है बट इन केस ऑफ मुस्लिम्स इट्स वेरी स्पेसिफाइड थिंग कि आपको इतना सम पर्टिकुलर पार्ट रखना है. आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली बट उनके अंदर ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द मॉरल बेसिस ऑफ द रिलीजन. ठीक है, कि वो आपको दूसरों की मदद करने के लिए
एक साथ आप कह सकते हैं बता रहा है, और आपके वो रिलीजन प्रैक्टिसेस के अंदर काउंट होता है, ठीक है। मतलब वो ह्यूमैनिटी तो है ही एक तरीके से, लेकिन आपका वो रिलीजन बेसिस भी फॉर्म कर रहा है। देन उसी तरीके से आपके FC वॉलेस ने किया है, क्लिफर्ड गर्ट्स ने किया है, तो ये सारे डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई वोंट गो डीपर ऑन टू ऑल दीज डेफिनेशंस। और ये बस FC वेल्स की आप ये जान लीजिए कि जो टेलर की डेफिनेशन थी, जो टेलर ने यहाँ पे दिस वन लाइनर डेफिनेशन दी थी, इसी डेफिनेशन के ऊपर इन्होंने बिल्डअप किया था, ठीक है, FC वॉलेस। तो आप चाहे तो अगर टेलर के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस है दैट यू मे राइट इट डाउन। फंक्शन ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी अ पॉजिटिव फंक्शन एंड नेगेटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? सी इफ़ यू ऑब्जर्व योर सेल्फ ओनली, इफ़ यू आर नॉट एन एथिस्ट, तो आप देखेंगे जो रिलीजन है, द बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव इन द गॉड और द सुप्रीम बीइंग एनीवेयर, तो you will see कि whenever you are in adverse situation, you generally prefer praying to God. If not even going to the place of worship, you try and connect with it, right? तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है in getting the courage to come out of the adverse, or develop that kind of an hope in yourself कि okay, everything will be all right, something like that. So it basically help in closing the gap between hope and reality. That is one of the prominent function that we all experience somewhere or the else if you have believe in God or believe in religion. Then it makes a virtue out of social necessity. ये आपको दूसरों के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है, बिकॉज एवरी रिलीजन हैज़ सम अंडरलाइनिंग वैल्यूज, एज आई जस्ट डिस्कस्ड इन लाइक मुस्लिम कम्युनिटीज़, वो लोगों की हेल्प करते हैं बाय सेटिंग आउट सम अमाउंट ऑफ द सैलरी। उसी तरह से अलग अलग रिलीजन में दे बिलीव कि हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, some particular day they believe in giving something to the poor or somewhere. तो इस तरीके से ये एक तरह के आप देख सकते हैं जो लोग ज़रूरत में है उनके लिए तो मदद ही हो जाती है ना, चाहे वो रिलीजन की वजह से ही हो रही हो, but it help in fulfilling their necessities, right? So that is why it makes virtue out of the social necessity. Then it support and console individuals and group, of course वो आप मतलब that is very obvious, right? Then enhance social stability through projecting sacredness upon the social norms. कि कुछ चीज़ें होती है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में यू मे नो कि ये प्रोहिबिटेड होती हैं, राइट? कि वो सेक्रेड चीज़ें कहलाती हैं। और अब जैसे आप एक काऊ का एग्जांपल लेके भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट काफ़ी सेक्रेड हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, और उसके पीछे कैसे वैल्यू सिस्टम डेवलप होती रहती हैं। देन इट प्रमोट सोशल चेंज और इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इन द प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अफ्लिक्टेड विद एनोमीज। देन इट फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ एंड मैचुरेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज रिलीजन के साथ साथ इट्स जस्ट नॉट द प्रेइंग सिस्टम, देर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट कम्स इन टू लाइफ। अगर आप किसी एक रिलीजन में विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस रिलीजन से जो रिलेटेड लिटरेचर्स है वो भी पढ़ेंगे, एंड बाय दैट यू विल गेट टू नो सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? If someone is studying Bhagavad Gita, he'll get to know or she'll get to know various other things, or the interpretation of the supreme God and the entire purpose of life. Similarly goes with other religions as well. Like if you study Quran, if you study Bible, or if you study Guru Granth Sahib, so there are various things that you take out of it, right? हमने बचपन में भी when you are studying in school, I remember that there was some kind of an like books related to moral education, and even you have to study the Ramayana and the Mahabharata during the school time. Those are done because आप उनसे काफ़ी चीज़ सीखते हो, right? आप जो महापुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ से आप काफ़ी कुछ सीखते हो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड मेक इट बेटर फॉर यू एंड फॉर द अदर्स एज वेल. And it helps in rationalize social, political and economic inequality, reducing conflict in the stratified society, because it is said कि भगवान तो सबके लिए एक है, right? ऑल्दो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आज के डेट में VIP कल्चर होता है, और अगर कोई चाहे तो वो भगवान के दर्शन पहले कर सकता है बिकॉज उसके पास पैसे है वो देके, बट इन जनरल जब हम बात करें तो भगवान सबके लिए एक है, उनकी रीच मतलब उन तक रीच सबके लिए एक बराबर है. तो कोई भी टाइप का ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन केस ऑफ रिलीजन प्ले आउट नहीं करता है. ऑल्दो इन रियलिटी इट डज प्ले आउट, लेकिन वो आप भगवान की दर्शन कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना आप उनसे वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए. हो सकता है जो उनको डायरेक्टली नहीं भी देख पा रहा हो बिकॉज सम ऑफ द अदर रीजन ही और शी मे ऑल्सो बी एबल टू एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, राइट? तो ये आपके कुछ पॉजिटिव फंक्शंस हो गए रिलीजन के. देन अगर हम नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिलीजन की बात करें तो ये आपको एक्सेसिव गिल्ट या डिप्रेशन में डाल सकता है, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग दैट इज प्रोहिबिटेड इन रिलीजन. तो सपोज इफ़ यू
commit that particular thing that is prohibited in the religion, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, right? And that happens with various people, कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से they have like kind of an guilt in them. Then ये एक टाइप का authoritarianism भी create करता है. How? Supporting oppressive authority in society. Because see, जब हम religion की बात करते हैं और religion practices की बात करते हैं, तो आपकी एक टाइप की आप कह सकते हैं अथॉरिटी होती है उस पर्टिकुलर रिलीजन के, जो भी हेड्स होते हैं, मे इट बी लाइक द प्रीस्ट, मे इट बी एनीवन एल्स, द person who's kind of and considered as a supreme interpreter of the religion, ठीक है. तो उनकी जो बात होती है, we all consider them to be the you can say having lots of values, right? तो उसी तरह से ये अथॉरिटेरियनिज्म क्रिएट कर सकता है. आप सबरीमाले का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं. देन सेल्फ मोटिफिकेशन, इंड्यूसिंग पीपल टू एंड्योर फिजिकल सफरिंग अननेसेसरली. बहुत सारे रिलीजन ऐसे होते हैं, इवन जैनिज्म, इफ़ यू नो, जैनिज्म के अंदर उनकी एक प्रैक्टिसेस होती हैं वेयर यू आर नॉट अलाउड टू ईट और लाइक ड्रिंक एनीथिंग फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. और इसी केस में एक बच्ची का केस भी आया था इन गुजरात, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो सांथारा जिसे कहते हैं, राइट? तो वो ये एक टाइप की आप कह सकते हैं अपने आप को, द ह्यूमन बॉडी को सफरिंग्स वो देते हैं. तो ये एक तरह से सेल्फ मोटिफिकेशन हुआ, राइट? तो इस टाइप की फिजिकल सफरिंग्स या मेंटल सफरिंग्स आपको हो सकती है रिलीजन की वजह से. सांथारा तो एक जस्ट एक एग्जांपल है. इसी तरह के अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ें हो सकती है जो शायद अगर आप रेशनल माइंड सेट से देखें तो यू विल फील कि ओके दिस इज लॉट मोर अ ह्यूमन बीइंग इज गोइंग थ्रू फॉर द शेक ऑफ रिलीजन. देन एथनोसेंट्रिज्म क्रिएट करता है. किसी को लगता है कि ओके मेरे जो रिलीजन बिलीव्स और वैल्यूज है दे आर दी अपर मोस्ट, और दूसरे को आप उस चीज़ को समझते नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग आप कह सकते हैं जो रिचुअल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं. इफ़ यू कंसीडर इट अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल, से फॉर एन एग्जाम्पल कि आप देख रहे होंगे, अगर आपने कामाख्या टेम्पल का नाम सुना होगा, तो कामाख्या टेम्पल में जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, ठीक है. और अगर आप जैनिज्म को देखें तो जैनिज्म बिलीव करता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज सोल. तो उनके लिए तो एनिमल सैक्रिफाइस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, बिकॉज आप किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, राइट? लेकिन किसी तरह से एनिमल सैक्रिफाइस वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है बिटवीन दीज टू रिलीजन, आप कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम. तो उस केस में आप उसको एथनोसेंट्रिक निगाहों से देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट ना एथनोसेंट्रिज्म टॉक्स अबाउट. देन प्रमोट इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? आप इसमें राम मंदिर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. बाबरी मस्जिद डेमोलिशन वाला जो पूरा का पूरा केस है, ये क्या है? दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली बात तो है, ठीक है. तो ये किसकी वजह से? अल्टीमेटली द सोल, द बेसिक रीजन इज रिलीजन ओनली. एक तरफ हिंदू रिलीजन है, दूसरी तरफ मुस्लिम, राइट? सो दैट इज व्हाट सम ऑफ द नेगेटिव फंक्शंस ऑफ द रिलीजन दैट यू मे राइट नाउ, ठीक है. Now let's talk about some of the elements of the religion. Element or part of religion you can say. Why I'm saying part? Because आपको ये जो भी हम elements अभी देखेंगे, आपको more or less जितने भी post archaic religions हैं उनमें देखने को मिलेंगे. ये क्या क्या है? First one is soteriological. What is this? See, in all our religion or belief systems, जो भी believe करते हैं एक religion system में, हम at the end क्या चाहते हैं? We all say कि okay मुक्ति चाहिए, something like that. और इफ़ यू टॉक अबाउट रिलीजन, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म में द सुप्रीम थिंग वाज टू अटेन दी निर्वाणा. देन इन केस ऑफ जैनिज्म इट वाज कैवल्य, राइट? हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो मोक्ष अटेनमेंट वाज दी वन. तो ये जो मुक्ति का मार्ग आप बोलते हैं, दैट इज द सोटेरियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द रिलीजन दैट यू मे फाइंड इन मोर और लेस ऑल द रिलीजन्स, ठीक है. If whatever the religious system that you follow, you try and find it out कि आपके अंदर religious system में ऐसे कौन से टाइप के जो आप कह सकते हैं end result of the religion, या आप at the end क्या चाहते हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, you are doing all the sacred things, all the पूजा पाठ and everything, for what purpose, ठीक है. Then theological. See, theological और rationalization of religion, कि हम religion के अंदर जितनी भी practices होती हैं हमारी, वो हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है बेसिकली. ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द रिलीजन. तो ये आपके अलग अलग रिलीजियस सिस्टम में ये पर्पस अलग अलग तरीके से शॉर्ट आउट होता है, ठीक है. कि और बेसिकली ये आप स्टडिंग ऑफ रिलीजन से भी रिलेट कर सकते हैं जब थियोलॉजी की हम बात करते हैं. तो सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द रिलीजन. देन अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द रिलीजन की, तो इसके अंदर हम नेचर, पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं.
तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि हम बात करें अलग अलग रिलीजन सिस्टम में जो आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स अलग अलग रिलीजन के अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का अलग हो, हिंदुइज्म का अलग हो, इस्लामिक का अलग हो। तो ऑल हैव वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप बात करें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में, तो सिन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर। इनका मानना है कि सिन, पाप तो इंसान करेगा ही करेगा, ठीक है, वो ह्यूमन नेचर का एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्ट ही है। उसी तरह से बुद्धिज्म में भी जब आप बात करते हैं तो बुद्धिज्म के अगर आपने 4 नोबल ट्रुथ्स पढ़े होंगे तो वो क्या कहता है, जीवन में तो दुख आएगा ही, दुख आएगा, दुख के कुछ कारण भी होंगे, ठीक है। दुख से छुटकारा भी पाया जा सकता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको जो 8 फोल्ड पाथ है, दैट यू कॉल द इनलाइटनमेंट पाथ, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपके एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन हम इथिकल की बात करें कि एथिकल एलिमेंट ऑफ रिलीजन क्या है, तो सी ये एथिकल एलिमेंट आपकी जो रिलीजन है, दे डिफाइन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कंडक्ट बिटवीन पीपल, बिकॉज ऑल रिलीजन हैव वेरियस अदर यू नो प्रैक्टिसेस दैट यू नीड टू डू और नीड टू फॉलो। तो ये आपके एक तरह से एथिकल एलिमेंट को डिफाइन करती है। और ये एथिक्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज द इनफॉर्मल नॉर्म्स और द फॉर्मल कोड्स एंड लॉज। From the point of view of many social scientists, the ethical function of the religion is the most important contribution to the society. Because you consider something to be non-ethical in your particular religion, you will never try and perform that particular deed. अगर आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर रिलीजन में, बिलीफ सिस्टम में किसी को मारना इज दी लाइक द बिगेस्ट सिन, तो आप वो कभी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप जैनिज्म के फॉलोअर हो तो आप वो चीज़ नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजन सिस्टम में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना इज द वन ऑफ द बैडेस्ट थिंग दैट यू कुड डू, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे। जैसा कि इन सम लेक्चर वी ऑल्सो सॉ द एग्जाम्पल हाउ द पारसीज नॉट बरी और नॉट बर्न द डेड बॉडीज, रादर दे पुट इट फॉर द स्केवेंजिंग बर्ड्स, राइट। तो एक तरह से वो एक इन्वायरमेंटल एलिमेंट उनके रिलीजन का पार्ट है, वो आप एक तरह से उसको एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। सी अगर हम एंथ्रोपोलॉजी और रिलीजन की, जैसे हमने पहले भी बात करी कि द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन स्टडिंग रिलीजन is limited to the belief system, to study how it evolved from various societies and what is the origin of it and something like that, right? तो same goes with the approaches also, because ultimately हम जब approaches की बात करें, we are talking about how the religion evolved, और वो सारी चीज़ें इन्हीं से निकल के आई हैं, ठीक है। Then the anthropology of religion has been concerned with the significance of religion and its role in the lives of people in belief and practices, whether they are technologically less or more advanced, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हमने अभी तक रिलीजन के बारे में जाना है। एंड गिवन इट कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्म, वेरिएशंस, concepts and approaches to study of religion and practices, there is no precise definition that could be given, and as such no anthropologists have developed new concept and used some known terms and specific meaning to discourse of comprehending religion. एंड ऑल्सो ये जो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, दे ऑल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक दैट दे कंक्लूडेड ऑन अ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ इस तरह से रिलीजन का ओरिजिन हुआ, या दिस इज समथिंग व्हाट द रिलीजन मीन फॉर अ पर्टिकुलर culture or a society. They all have different perspective, different point of view. That is what we will study through various approaches, ठीक है। एंड जो ये अलग अलग जो कंसेप्ट दिए गए हैं उनमें से कुछ आपके सुपर नेचुरल बीइंग, किन्हीं का कहना है एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, नेचुरलिज्म, टोटमिज्म, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट है जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में। और अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यही मानना था दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ, किसी का मानना था कि एनिमेटिज्म बिगिनिंग है, किसी का मानना था एनिमिज्म बिगिनिंग है। ये क्या है, डोंट वरी, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम कौन कौन से अप्रोचेज यहाँ पे स्टडी करने वाले, विल स्टडी द एवोल्यूशनरी, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोच। इसके अलावा विल ऑल्सो लुक ऑन टू द मार्क्सिस्ट अप्रोच और सिम्बॉलिक अप्रोच। ये सिम्बॉलिक अप्रोच कई बार आपको साइकोलॉजिकल के साथ ही क्लब कर दिया जाता है, बट हियर वी विल स्टडी इट सेपरेटली। ऑल्दो अगर आप सिलेबस की बात करें, सिलेबस में ये 3 मेंशन है, ठीक है, बट हम ये दोनों को भी देख लेंगे। अब एक थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेन एवर यू आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट द मेजर कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट इज कि हम ये सारे चीज़ों को याद कैसे रखें। इतने सारे आपके थिंकर्स होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनके नाम याद रखना, उनके पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सम टाइम, बट देयर इज नथिंग लाइक मच डिफिकल्टी इन इट, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट पढ़े हैं, ultimately we are going to conclude all of those, or you can say consolidate all of those in the anthropological theories.
ठीक है। तो जब आप एक बार एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ेंगे और जब आप ये सारा का सारा जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है ये एक बार या 2 बार रिवाइज करेंगे ना, तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम उसको एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। अभी के लिए व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड ग्रास्प द कंसेप्ट। आप उसको समझ ले, एक बार आप समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाएंगे किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, ठीक है। तो दैट वाज जस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट आई वांटेड टू एड्रेस। देन आप यहाँ पे जैसे हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में जो सबसे पहले आपके अर्ली एवोल्यूशनरी स्टडीज़ किए गए थे दैट वाज डन बाय टेलरियन, मॉर्गेनियन एंड फ्रेजियन स्टाइल। तो बेसिकली हम यहाँ पे टेलर, मॉर्गन और जेम्स फ्रेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर इज टेलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर। ये आपके अर्ली एवोल्यूशनरी आइडियाज देने वाले हैं अबाउट द रिलीजन। देन इसके बाद जो अलग अप्रोचेज आया दैट वाज फ्रॉम द स्ट्रक्चर और फंक्शनलिस्ट अप्रोच जिसको आप कह सकते हैं, और ये किसने दिया था? मेलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है। तो यहाँ पे मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन आ गए, तो इन्होंने इनका जो अप्रोच था इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। और जो प्रेजेंट है हम कंटेक्स्ट में रिलीजन स्टडी को देखते हैं वो मोस्टली इंस्पायर्ड है आपके एवन प्रिचर्ड, लिनहार्ट और वर्सली, इन सारे लोगों की स्टडी से। तो ऑल्दो इट हैज़ नॉट इंटायरली रिप्लेस्ड द मेलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन का अप्रोच, बट या प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में जो हम रिलीजन की बात करते हैं उनमें ये वाले जो एवन प्रिचर्ड और इन सब के जो अप्रोचेज है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं रेलिवेंट होते हैं इन स्टडिंग दी प्रिमिटिव रिलीजन एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आप एक थोड़ा सा सीक्वेंस याद रख लेंगे ना तो और भी चीज़ें आपको याद रखने में आसान रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अबाउट द एवोल्यूशनरी अप्रोच। अब ये एवोल्यूशनरी अप्रोच क्या था? एज द नेम सजेस्ट, कुछ एवोल्यूशन हो रहा है कि कहीं से चीज़ की शुरुआत हो रही है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स समथिंग। तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और अल्टीमेटली ये एंड पॉइंट क्या है, ये इन दोनों से कंसर्न है, इस एवोल्यूशन से कंसर्न है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज़ ऑफ जॉन लिबॉक। सी जॉन लिबॉक एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आप कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हेल्प से, बिकॉज वॉट एवर वी हैव स्टडी टिल नाउ अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटीज और द वेरियस ह्यूमन एवोल्यूशन वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, राइट। चाहे वो हमने होमोसेपियंस के बारे में जाना हो, निएंडरथैल्स के बारे में जाना हो, इन सब के बारे में हमें जानने में कैसे मदद मिली, बिकॉज वी गॉट टू find some of the excavated remains, right? Or by studying that the anthropologist and the archaeologist have concluded something. तो जॉन लिबॉक ने भी वही जो एक अप्रोच था वो अपनाया और इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से ही tried and try to trace the origin and evolution ऑफ रिलीजन। और इनके अंदर जो इन्होंने एक एवोल्यूशन और आप कह सकते हैं स्कीम जो फाइंड आउट की कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था ये पूरा का पूरा। तो इनका मानना था कि पहले तो कोई भी रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि एथिज्म था, ठीक है। उसके बाद फीथिज्म आया। फीथिज्म आप बोल सकते हैं कि एक मैजिकल और कैरिस्मेटिक पावर इस तरीके से कुछ उस पर लोग बिलीव करने लगे। देन फिर नेचर वर्कशिप आ गया। उसके बाद आपका टोटमिज्म आ गया। डोंट वरी, हम ये टोटमिज्म और शैमानिज्म ये जितने भी है ना आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में समझना है, बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि इस टाइप के फॉर्म्स धीरे धीरे डेवलप हुए। देन शैमानिज्म, उसके बाद एंथ्रोमॉर्फिज्म, देन मोनोथिज्म और अल्टीमेटली एथिकल मोनोथिज्म, ठीक है। तो इनका ये कहना था जॉन लुबॉक का कि इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ ऑफ द रिलीजन। देन इसके बाद आपके जो 90th सेंचुरी, लेट 90th सेंचुरी में मैक्स मुलर, रॉबर्टसन, स्मिथ, एडवर्ड टेलर, मैरेट, आर मैरेट एंड सर जेम्स जी फ्रेजर। इतना लंबा चौड़ा नाम याद ना रख पाए तो फ्रेजर, मैरेट, एडवर्ड, ये सारे आप चीज़ें याद रख सकते हैं। मैक्स मुलर ये तो याद हो ही जाएंगे वैसे। तो इन्होंने फिर एट द लेट 19th सेंचुरी कुछ अपने थ्योरीज इन्होंने भी दिए। इनमें से जो ई.बी. टेलर थे, ठीक है, ई.बी. टेलर ने एक किताब लिखी थी दैट इज नोन एज प्रिमिटिव कल्चर। तो प्रिमिटिव कल्चर में ही प्रपोज्ड दैट द एवोल्यूशन ऑफ द रिलीजन बिगिन फ्रॉम द एनिमिज्म, ठीक है। अब ये एनिमिज्म क्या होता है? सी एनिमिज्म बेसिकली हम बात करते हैं दैट एवरी थिंग आप जो बात कर रहे हैं या वट एवर थिंग दैट इज इन एंड अराउंड यू, चाहे वो आप हो, आपके पड़ोसी हो, देयर इज अ क्लॉक, देयर इज अ एनीथिंग लाइक दैट, दे ऑल हैव सम पावर इन इट, ठीक है। और ये पावर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ एनिमिज्म इज ऑल अबाउट, ठीक है। और इनका ये मानना था ई.बी. टेलर का दैट दिस एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। और इनसे अल्टीमेटली ये इवॉल्व कैसे हुआ? इट इवॉल्व आउट ऑफ फीटिज्म दैट इज बिलीव इन डेमन, जो मैंने आपको बोला एक कोई पावर और कैरिस्मेटिक टाइप की चीज़। तो जनरली ये एक डेमन और इविल के तौर पे इसको कहीं ना कहीं देखा जाता है। उनसे इवॉल्व हुआ एनिमिज्म और एनिमिज्म के बाद आपका है पॉलिथिज्म,
ठीक है, देन मोनोथिज्म। और ये पॉलीथिज्म मोनोथिज्म वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो बेसिक आपको पता होगा। पॉलीथिज्म जब आप बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट वेरियस फॉर्म्स, राइट। जब मोनोथिज्म की हम बात करें तो हम कुछ सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट द टेलर प्रपोज, कि पहले एनिमिज्म आया, देन पॉलीथिज्म आया, देन मोनोथिज्म आया, ठीक है। सो दिस वॉज गिवन बाय E.B. Taylor. Or he defines religion in such a way that all form of it could be included, namely as the belief in spiritual being. और ये हमने definition में भी देखा था कि how this particular definition by the Taylor is being criticized. तो I won't repeat that again. ठीक है, so this was given by Taylor evolutionary approach के अंदर. That is what you need to remember. Then Herbert Spencer जो थे, he also considered a system similar to Taylor but felt that the ancestors worship preceded animism. ठीक है, तो हेrbert स्पेंसर ने अपना आके इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं वो रख दिया। देन इसके बाद R.R. Marett आए। सो R.R. Marett ने भी काफ़ी स्टडीज़ की थी। ही बेसिकली स्टडीड वेरियस ट्राइब्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इन्होंने पैसिफिक, अफ्रीका, अमेरिका, अलग अलग जगह जाके स्टडीज़ की थी। तो इनका ये मानना था कि एनिमैटिज्म एज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। अब ये एनिमैटिज्म और एनिमिज्म में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सी एनिमिज्म की जब हम बात करते हैं तो एनिमिज्म मैंने आपको बताया दैट इट इज़ मे बी अ पावर that can be good, bad or neutral. But if you talk about animatism, तो animatism एक common power है। ये ऐसा कोई नहीं है differentiated है कि good होगा, bad होगा, neutral होगा, क्या होगा। और ये भी like animatism sorry like animism ये भी हर आपको entity में मिलेगा। Like it can be a living form, it can be a non-living form, anything like that. लेकिन जो एक मेजर आप डिफरेंस मान सकते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता एनिमैटिज्म में, ठीक है। देयर इज वन पावर, दैट्स इट। और जब हम बात करते हैं एनिमिज्म की, तो एनिमिज्म में आप बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंट पावर जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द मेन डिफरेंस। तो R.R. Marett का मानना था कि एनिमिज्म नहीं, एनिमैटिज्म वाज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। और इन्होंने एक मना का कंसेप्ट भी दिया था, मना, मुलुंगा एंड ओरिंडा, ये सारे कंसेप्ट वाज गिवन बाय R.R. Marett, जिसमें से मना एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है, ठीक है, जो R.R. Marett के द्वारा दी गई थी, यू कैन से। एंड अकॉर्डिंग टू एनिमैटिज्म रेफर टू द बिलीफ इन सम इम्पर्सनल पावर बिहाइंड एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट बिसाइड्स लिविंग बींग्स। एंड ये जो मना वाला इनका थ्योरी था, तो इसमें जो मैनिज्म है, according to the animistic belief there is an impersonal mysterious power and the Melanesian and Polynesians call it mana. तो बेसिकली जब हम मना थ्योरी और ये पावर की बात कर रहे हैं तो इसको टेक्निकली आप मैनिज्म बोलेंगे, बट चूंकि ये जो स्टडी की गई थी ऑन द पैसिफिक आइलैंडर्स, दैट इज मेलेनेशियन एंड पॉलिनेशियंस, वो इनको अपने टर्म में मना बोलते थे। मना इज बेसिकली मीन पावर, so that is why it's known as mana theory or mana. And the power of mana can dwell in person, place, animal, plant and sometimes in inanimate object, as I told you already. देन अब ये मना थ्योरी क्या थी, हम इसको ब्रीफली बस देख लेते हैं। तो ये आपकी दी गई थी R.R. Marett के द्वारा, दैट इज वेल नोन थिंग्स जो अभी तक हमने अभी पढ़ा है। एंड ही कंसंट्रेटेड हिज अटेंशन ऑन द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द रूडिमेंट्री रिलीजन, and his aim is to translate a type of religion experience remote from own into such terms of consciousness, and they explain the success of individual in their society by the possession of quantities of mana. तो basically जो ये belief system था of the Polynesian and the Melanesian islanders, उनका ये मानना था जिनके पास भी जिस टाइप का भी मना है और जितना भी मना है, तो दे बेसिकली हेल्प देम इन अचीविंग मैनी थिंग्स। तो यू कैन सी दिस इज मोर रिलेटेड टू एन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये था कि अगर मान लीजिए इफ़ यू आर कंसिडरिंग सम रॉक टू बी हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ मना, तो यू कैन गेट एनीथिंग डन बाय दैट रॉक, ठीक है। और वही जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, वुमेन में प्लेस अ रॉक इन द गार्डन एंड फाइंड द यील्ड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। वाई? बिकॉज वो जो रॉक था, it is considered to be sacred rock and it considered to be having mana in it, मतलब उसके पास पावर है, it can do anything like that. तो बेसिकली यही थ्योरी इन्होंने दी थी कि इट्स नॉट मोस्टली रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन बट मोस्टली टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, दैट इज द बिलीफ सिस्टम, ठीक है। आप किस चीज़ पे कितना बिलीव कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल वर्क आउट। देन जेम्स फ्रेजर, इनका मानना था ह्यूमन थॉट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द प्रोग्रेशन फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस। तो अभी तक हमने देखा कि एनिमैटिज्म, एनिमिज्म, देन जो सबसे पहले जॉन लेबॉक ने आए थे उनका एक अलग क्राइटेरिया था, बट जेम्स फ्रेजर ने ये बोला दैट मैजिक से सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है। पहले मैजिक आया, फिर आपका रिलीजन आया, देन आपका साइंस, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज द गोल्डन वॉर, उसमें ये सारी जो थ्योरीज थी उन्होंने एक्सप्लेन करी थी। And according to Fraser, magic is the primordial form of human thought, and he further postulated that early man was dominated by magic.
सो कुछ ऐसे ट्राइब्स भी होते हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम एग्जैक्टली, बट देयर इज अ ट्राइब जो ये बिलीव करते थे दैट देयर आर सर्टन इवेंट that led to another event. For example, they for rain, they believe that there has to be some kind of a lightning, then thunder, then ultimately it will rain. So अगर उनको लगता था कि हमें अभी बारिश चाहिए, तो what they used to do, they used to climb the mountain and वहाँ पे they used to beat the drums, so that if they are beating the drum it will ultimately lead to the rain. ऐसा उनका बिलीव था, ऐसा उनका मानना था, ठीक है. और ये एक तरीके की वो मैजिकल पावर समझते थे. तो दैट इज वाई द फ्रेजर adopted this theory, like or you can say given this idea कि सारी चीज़ें मैजिक से अल्टीमेटली निकल के आई हैं, ठीक है. देन हम बात कर लेते हैं अब साइकोलॉजिकल अप्रोच की, क्योंकि एवोल्यूशनरी अप्रोच हमने देख लिया, तो अप्रोचेस में जब हमने मानना था तो अलग अलग लोगों के अलग अलग अप्रोच थे, ठीक है. उनके क्रिटिसिज्म्स अपने जगह पे हो सकते हैं कि किसका क्या क्रिटिसिज्म था, बट उतना डीपली हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी को ही अगर लेके बैठ जाए तो आपके जो पूरा का पूरा यूपीएससी सिलेबस है उतना तो आपको कंटेंट मिल ही जाएगा, ठीक है. इफ नॉट दैट मच, उससे थोड़ा कम, लेकिन हाँ, इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. तो इसलिए हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट दी साइकोलॉजिकल अप्रोच. जब हम साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो आफ्टर द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकल अप्रोच टू द रिलीजन बेस्ड ऑन सिगमंड फ्रूड. तो सिगमंड फ्रूड ने ये वाला साइकोलॉजिकल अप्रोच दिया था, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द अप्रोचेज ऑफ द साइकोएनालिसिस एंड द न्यूरोटिक सिम्टम्स has become a dominant approach to understand religion in anthropology. See, basically आप इसको एक अगर generic example से समझना चाहे तो when infant or a child he comes to this world, he is not known to anyone, right? वो किसी को ना जानता है, ना लोग उसको अच्छे से पहचानते हैं. तो as the person develop, तो he sees कि उसके जो father and उसके जो mother है, or the person whosoever is taking care of that child, the child feel that person is capable of doing anything, ठीक है, कि उस person के पास काफ़ी power है, he can do anything for them, he can bring them out of any danger. ऐसा बच्चों को लगता है साइकोलॉजिकली अगर आप बात करें तो. तभी यू माइट हैव सीन कि जब हमें कुछ तकलीफ होती है, कुछ होती है, तो वी डेस्परेटली कॉल्स आउट टू आवर मदर एंड फादर फॉर हेल्प, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्डअप होती रहती हैं इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और अल्टीमेटली व्हेन द पर्सन ग्रोज अप, तो उनको लगने लगता है कहीं ना कहीं, अब तो हम जब बच्चे थे वी कंसीडर आवर फादर एंड मदर टू बी द सुप्रीम पावर, दे हैव द वन हु कैन सॉर्ट आउट एनी काइंड ऑफ एन इश्यूज फॉर अस. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं यू फील आउट कि वी माइट नीड सम काइंड ऑफ एन अनदर पावर, जो हमारी दुख तकलीफें हो या फिर व्हाटएवर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, उनको शॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सके, ठीक है. एंड दैट इज वाई द इंटायर कंसेप्ट ऑफ रिलीजन केम इन टू बींग एज पर द साइकोलॉजिकल अप्रोच. मतलब आई एम टॉकिंग टू यू इन अ सिंपल वर्ड सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो मोटा मोटी जो आइडिया था आपके साइकोलॉजिकल अप्रोच का वो यही था, ठीक है, कि एक जो नीड होती है और जो साइकोलॉजिकल नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए रिलीजन कुड हैव फिल्ड दैट वॉइड. और सिगमंड फ्रीड ने और क्या क्या चीज़ें बोली थी, दैट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट इट डाउन जब आपको आंसर लिखना हो तो. बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज लाइक मच मोर सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द साइकोलॉजिकल अप्रोच इज. सो सिगमंड फ्रीड ने बताया दैट फ्यू ईयर्स बिफोर वर्ल्ड वॉर वन देयर वाज अ राइज इन सिस्टमैटिक psychologism of psychoanalysis of Sigmund Freud, and his thesis is that religious ritual and belief are homologous with neurotic symptoms, and Freud's psychoanalytic perspective viewed religion as the unconscious mind's need for wish fulfillment, ठीक है, जो मैंने आपको अभी briefly बताया. So in some of his best known writings he suggested that it was an illusion, a form of neurosis, and even an attempt to gain control over the external world. So basically ये आप इसको साइकोलॉजी से रिलेट करके देख सकते हैं कि क्यों ज़रूरत थी, and that is why the entire concept came into being. And among some Freud's most famous quote on religion in his book is New Introductory Lecture on Psychoanalysis. He suggested that religion is an illusion and it derived its strength from its readiness to fit in with our intellectual wish impulses. So basically this particular line or a sentence becomes very important, क्योंकि अगर आप इसको लिख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो सच अ काइंड ऑफ एन मेंशनिंग अबाउट द बुक्स और द वेरियस थॉट प्रोसेसेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच में और दूसरे कौन कौन से लोग थे और उनका क्या कहना था ब्रीफली. तो विलियम वुंट ने कहा था रिलीजन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ फियर इनटू द एनवायरनमेंट, और विलियम जेम्स का कहना था viewed religion has a strong emotional base not associated with any particular emotion. तो ये इमोशन गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वही है कि पहले लोग जो थे, हो सकता है रिलीजन की जब शुरुआत हुई होगी और रिलीजन की जो ज़रूरत आन पड़ी होगी, दैट वाज रिजल्टेड ऑफ द फियर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि हमें लगता था जो लोग थे
जहाँ से आप रिलीजन का एवोल्यूशन देख रहे हैं, दे माइट हैव फेल्ट कि इफ दे वोंट बो टू दैट सुप्रीम बीइंग दे माइट डिस्ट्रॉय देम, राइट? तो हो सकता है ऐसी चीज़ें लगती होंगी जब बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है और जोर की बारिश हो रही है. दिस थिंग्स आर वेरी, मतलब आप कह सकते हैं देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन टू दैट, एंड बिकॉज दे फील ऑ अबाउट इट, राइट? देन हम फंक्शनल अप्रोच की बात कर लेते हैं. फंक्शनल अप्रोच बेसिकली एक्सप्लेन द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन एंड द रोल इट प्लेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. और आपके जो फंक्शनलिज्म है बेसिकली इट एम्फसाइजेस ऑन द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स of a social system and therefore pay less attention to the evolutionary origin and the notion of survival. See, till now what we have seen, हमने evolutionary देखा कि religion कहाँ से शुरू हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन functional approach जो है ये basically religion आपके life में क्या role play करता है, उसकी क्या significance है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है rather than वो कहाँ से शुरू हुआ. If you consider example of your own body, like our body have different organs, और जब तक ये different organ synchronization में चलते हैं, वी ऑल आर लाइक काइंड ऑफ एन हेल्दी एंड फिट एंड टू डू एवरीथिंग नॉर्मली, राइट? लेकिन एक भी अगर आपका बॉडी पार्ट डाइफंक्शनल हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है उसमें, तो यू स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज विद दैट, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि सारे बॉडी पार्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करें और अपना अपना जो फंक्शन है पर्टिकुलरली वो परफॉर्म करते रहे. दैट इज गुड फॉर द इंटायर बॉडी. सेम गोज विद द रिलीजन एज अ पार्ट ऑफ कल्चर और सोसाइटी, ऐसा माना था फंक्शनलिस्ट का. तो इनके हिसाब से बेसिकली रिलीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कल्चर and it goes on, it performs certain activities, certain functions in a society so that the needs of others are getting fulfilled, or the needs of the person who belongs to that particular society or culture gets fulfilled. ठीक है, तो इन्होंने ये फंक्शनल कि क्या फंक्शन हो सकता है रिलीजन का, उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू किया और यू में से कि अपना लेंस चेंज कर दिया, रादर देन एवोल्यूशनरी तरीके से देखना कि रिलीजन कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है वो आ गया, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट फॉर देम. अगर मैं लेम लैंग्वेज में बात करूँ तो कि अंडा पहले आया मुर्गी, उनको उससे मतलब नहीं है. दे आर मोर कंसर्न्ड कि अंडा और मुर्गी से हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है. सो दैट इज व्हाट दे वर मोर कंसर्न. एंड टू नेम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अबाउट द मेलिनोवस्की एंड अनदर वन इज रेडक्लिफ ब्राउन. तो ऑल्दो आपके एवन प्रिचर्ड और ये सब भी आपको याद रखने, बट रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने मोस्टली आप कह सकते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया. दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस. और इनके बारे में भी हम इंडिविजुअली भी, स्पेशली लाइक मेलिनोवस्की के बारे में, इनका रिलीजन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट था, हम एक डिटेल में उनको भी देख लेंगे. बट अभी के लिए आप जान लीजिए फंक्शनलिस्ट अप्रोच इन्होंने दिया था और इनका मानना था इट फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के बीच में एक जो मेजर डिफरेंस था, जैसे मेलिनोवस्की ने ट्रोबाइडर आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी करी थी और इनका ये मानना था जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस था. रिलीजन और उसका जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस था. इनका मानना था कि रिलीजन की वजह से जो इंडिविजुअल नीड्स है वो फुलफिल हो रही है. बट जो आपके ब्राउन थे उनका ये मानना था कि जो ये रिलीजन है ये सोसाइटी की नीड फुलफिल कर रहा है, और अगर सोसाइटी की नीड फुलफिल होगी तो इंडिविजुअल की नीड ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, ठीक है. बट मेलिनोवस्की का इंडिविजुअल पे ज़्यादा कंसर्न था, लेकिन ब्राउन का आपके सोसाइटी एज अ होल पे और यू कैन से कम्युनिटी एज अ होल पे ज़्यादा फोकस रहा था. तो मेलिनोवस्की ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, राइट? लाइक जो आपके डेथ रिचुअल्स होते हैं, डेथ रिचुअल्स इसलिए किए जाते हैं सो दैट जो स्पिरिट है इट डज नॉट रिटर्न टू द सेम बॉडी एंड हॉन्ट अदर्स, ठीक है. तो इसके लिए ये चीज़ें परफॉर्म की जाती है. तो ऑफकोर्स रिलीजियस, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेथ रिचुअल्स होते हैं दे आर ऑल परफॉर्म फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव. तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने स्टडी करी थी अपॉन दी ट्रोबाडाइड आइलैंडर्स एंड ही कंक्लूडेड दैट. और फिर हम बात करें एमिली दुर्कहेम की, तो एमिली दुर्कहेम ने क्या बताया था, दैट रिलीजन इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया through which a society understands the universe and also seeks justification of the existing social order through religion. So this was the point given by the Emily Durkheim. Then Redcliffe Brown ने बताया था it provided an account of the Andamanese religion belief. ठीक है, तो दिस यू नीड टू मेंशन कि अंडमानीज रिलीजन बिलीफ के ऊपर बेस्ड था रेडक्लिफ ब्राउन का आइडिया. एंड ही asserted that the Andaman Islanders' main supernatural being are spirit of the dead associated with the sky, forest, sea and nature spirit, which are thought as a personification of the natural phenomena. And applying Durkheim analysis, he presents an organic picture of society. Religion integrates society and ritual bring in solidarity in the group. जो चीज़ हमने अभी शॉर्टकट में बात करी कि ब्राउन का ये मानना था कि ये रिलीजन एक ग्रुप को, कम्युनिटी को होल्ड करके रखता है, उसकी नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करता है और एक सॉलिडारिटी मेंटेन करता है. और ये सॉलिडारिटी अगर मेंटेन रहेगी तो जो इंडिविजुअल बीइंग है उस सोसाइटी के जो पार्ट है उनकी भी नीड्स फुलफिल होती रहेगी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द रेडक्लिफ ब्राउन हैज़ टू टॉक अबाउट. देन एम श्रीनिवासन ने भी एक स्टडी करी थी ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन अमंग द कुर्ग्स, ठीक है.
is an outstanding contribution to the study of religion in a functional perspective. So this you should remember. And he very innovatively integrated the social structure with religion, which he find it operating at different level: local, religion, regional, peninsular, and all India. Drawing the difference between the Indological and the sociological approach, he adopted the later for a meaningful treatment of religion in relation with the social structure of the Kurd. And he demonstrated that the various rituals organized at family, patrilineal, joint family, village level is in solidarity and unity among different social segment. तो बेसिकली इन्होंने ये सारी चीज़ों को एज अ सोसाइटी से रिलेट कर दिया था कि सोसाइटी में सोलिडारिटी मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में आप कह सकते हैं पीस मेंटेन करने के लिए, और आपस में एक दूसरे के रिश्ते मजबूत करने के लिए रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. So that is what the M.N. Srinivasan has to talk about regarding religion. And let's quickly cover the Marxist approach also. So Marxist approach, of course, was given by Karl Marx. और इनका ये मानना था that he was very critical about religion, basically. ठीक है. और इनका ये कहना था कि the approaches depict religion and religion belief as fiction that support the status quo and that maintain the class differences. And religion reflect false conscious of people that divert their attention from the miseries of the life. So basically इन्होंने बहुत bluntly religion को आप एक तरह से कह सकते हैं रिजेक्ट कर दिया द इंटायर थिंग और द पर्पस. और इनका बस ये मानना था दिस इज अ डाइवर्जन फ्रॉम द मिजरीज ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूजिंग द रिलीजन एज अ काइंड ऑफ इन टूल. और मॉरिस गॉडलियर जो थे, इन्होंने ये देखा कि द मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन द ह्यूमन माइंड. इवन इन इफ इन दैट केस अगर आप इसको थोड़ा मैं कह सकूँ तो रेशनली आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो यू माइट फील कि हाँ, it may be true to some extent, not like entirely, but it can be true to some extent, given the present day circumstances. And the nature is personified unconsciously as objective reality, and it is both transcendent and independent of human mind. And in dealing with nature, he says there is an internal structure of relation in which human alienate themselves. यानी कि जो हमारा religion को लेके perspective है और जो हम perceive करते हैं like our religion, वो कहीं ना कहीं आपके अपने जो आप कह सकते हैं व्हाट यू फाइंड योर सेल्फ टू बी कंफर्टेबल विद और इज़ लाइक गुड फॉर यू, आप उसी तरह से उस चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं. तो इन्होंने कुछ स्टडीज़ भी करे थे और उसके एग्जाम्पल देके इन्होंने मिबूती पिग्मीज का जो फॉरेस्ट के साथ एक रिलेशन है एज अ हंटर्स, उसके बारे में बताया था. और बेसिकली ये उनके रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करता है, कैसे विल सी. तो ये जो मिबूतीज पिग्मीज होते हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर एवरीथिंग. ठीक है. उनको फॉरेस्ट से ही फूड मिलता है और वो फॉरेस्ट को एक तरीके से आप मान लीजिए अपना एक फैमिली का पार्ट ही समझते हैं, एज अ किन्समैन वो उनको कंसीडर करते हैं. और वो फॉरेस्ट में ही उनके जो अलग अलग ज़िंदगी के जो रिचुअल्स भी होते हैं, चाहे कोई अगर विभूति इवन दैट दे डाई हिज और हर ब्रीथ leaves and mixes with the wind, which is the breath of the forest. That is what they consider among their culture, or you can say as a part of their culture, of their religion. तो उनको ऐसा लगता है कि वो जंगल से शुरू हुए थे और जंगल में ही एट द एंड दे गेट मिक्स अप विद. ठीक है. तो वो जंगल एक तरीके से द पूर्वज और यू नो द फॉर फादर्स ऑफ द मिबूतीज और द पिग्मीज, क्योंकि उनको वहीं पे रहना है. एंड दे कंसीडर इफ दे हैव टू स्टे इन सिंक्रोनाइजेशन विद द फॉरेस्ट, दे हैव टू काइंड ऑफ एन devote themselves for the forest, and they have to take care of the forest. They have to consider the forest as their family. तो ये सारी चीज़ें दे फील लाइक. और ये क्यों लगता है? बिकॉज दे आर काइंड ऑफ एन एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. चाहे उनका खाना हो, चाहे वो किसी की तरह की हंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, फॉर एवरीथिंग दे आर काइंड ऑफ एन dependent upon forest. And thus he argues that the religion of Vibhuti represent both a real and a symbolic action upon the real and the imaginary condition. ठीक है. कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अच्छा, अगर हम फॉरेस्ट को उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे एज अ like you can say divine body, or as a very kind of an respect if you won't show to the forest, then somewhat it may harm the Vibhuti's lifestyle or their entire life also. ठीक है. तो that is why they kind of try and establish a kind of an symbolic relationship with the forest. The symbolic approach. So one thing that you need to remember कि ये approaches दिए किन किन लोगों ने थे. तो first name that you need to remember is Evan Pritchard. And as I already told you कि Evan Pritchard की ये जो approach है, that is being used by the anthropologists present day as well. और जो अलग anthropologists थे, that was Victor Turner, Mary Douglas, Clifford Rich.
तो अलग अलग इन्होंने स्टडीज़ किए थे. इफ़ यू आर लाइक मोर इंटरेस्टेड तो आप इनके बारे में भी इंडिविजुअली जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइक व्हाट दे हैव टू टॉक अबाउट रिलीजन. बट इफ़ आई टॉक इन क्रक्स ऑफ इट कि सिम्बॉलिक अप्रोच क्या था, तो बेसिकली इनका ये मानना था कि जो रिलीजन होता है, एवरी रिलीजन हम हैज़ सम सेट ऑफ सिम्बल्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, और उनके कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, एंड इट डिफाइंस हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव विद ईच अदर इन द सोशल सेटिंग. दैट इज व्हाट द सिम्बॉलिक अप्रोच इज ऑल अबाउट. कि अगर आप मान लीजिए देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन रिलीजन और उनके रिलीजन में कुछ एक्टिविटीज़ हैं दैट सेज कि दे हैव टू सर्व पीपल फूड, और इवन इफ दे हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, तो समथिंग लाइक दैट. अगर उस टाइप के उनके कुछ रिलीजन बिलीव्स है, सिम्बॉलिक चीज़ें हैं उनके रिलीजन में, तो दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली इन दी सोशल सेटिंग. चाहे वो अपने रिलीजन के अंदर हो या अपने से बाहर जो भी वो जिनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे विल बिहेव इन एन अकॉर्डिंग मैनर. और विक्टर टर्नर ने एक स्टडी भी की थी अमंग दी निडम्बूज रिचुअल्स. निडम्बूज जो ट्राइब्स थे, इनके रिचुअल्स को भी जब उन्होंने स्टडी किया तो ही फाइंड इट आउट कि ये जो इनके अपने रिलीजन सिम्बॉलिक चीज़ें होती हैं, लाइक उनके रिलीजन सिम्बॉलिक चीज़ एज ए टोल्ड यू एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए किसी रिलीजन में लोगों को खाना खिलाना है समथिंग कंसीडर टू बी एज अ पार्ट ऑफ इट, तो दे विल टेक इट फॉरवर्ड, दे विल डू इट. जैसे आप देखते हैं कि सिखिज्म में यू हैव द लंगर, एंड इन वेरियस अदर रिलीजन्स वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें होती है. फिर कुछ रिलीजन में इफ़ फॉर दैट मैटर इफ़ यू सी ड्यूरिंग द नवरात्रीज, you do a kind of an puja along with like 9 girls, right? So that is called नौ कन्या पूजन, something like that, नौ कन्या पूजा. So उस पूजा में आप देखते हैं कि वो लड़कियों को बुलाते हैं, they'll wash their feet and they'll serve them food and some gifts also. So that is a part of the symbolic you can say culture, or as a part of the religion they are doing so, ठीक है. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़े लोग बच्चों के पैर छू रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, something like that, but they consider it to be other part of their religion. तो दैट इज़ वाई दे आर परफॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स. तो ये बेसिकली सिम्बॉलिक अप्रोच के अंदर ही आपके रिलीजन का आ जाएगा. देन अगर हम कंक्लूजन में बात करें अबाउट द इंटायर एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी द रिलीजन, तो आपकी जो फंक्शनल और सिम्बॉलिक अप्रोचेस है, दे हैव डोमिनेटेड द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ द रिलीजन इन द लेट 20th century, as researchers have become increasingly concerned with the concept of meaning, and the biological, neurological and cognitive approach are gradually gaining popularity and may dominate the future studies in the anthropological ऑफ रिलीजन. तो बेसिकली हम अभी फंक्शनल और सिम्बॉलिक अप्रोच पे ज़्यादा है. आपका एवोल्यूशनरी अप्रोच तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं. और जहाँ तक हम बात करें साइकोलॉजिकल की, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि सिम्बॉलिक और साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं देयर इज अ काइंड ऑफ एन रिलेशन इन बिटवीन टू. तो आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच भी आज के प्रेजेंट डे में आप यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और जो कॉग्निटिव अप्रोचेज हों वो भी आपको देखने और पढ़ने को मिले, ठीक है. So that is what the entire thing about the anthropological theory. Now let's quickly go through the monotheism and polytheism, although these topics are not very difficult. तो I won't spend much time out here. Quickly हम बात कर लेते हैं. मोनोथिज्म की अगर हम बात करें तो as the name suggests, मोनो यानी कि हम एक सिंगल वर्कशिप की बात करें, सिंगल गॉड वर्कशिप की बात करें. एंड प्रेजेंट डे सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रैक्टिस वन और द अदर मोनोथिज्म और अदर, ठीक है. और मोनोथिज्म के अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो यू मे फाइंड कि इस्लामिक रिलीजन में देयर इज अ काइंड ऑफ मोनोथिज्म प्रैक्टिस, और इवन क्रिश्चियनिटी में भी आपको मोनोथिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है. सो मोनोथिज्म के भी आपके कुछ टाइप्स है, लाइक एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म. और एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म के अंदर आपके कौन से आ जाएंगे, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एज आई टोल्ड यू. तो एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म क्या होता है, जिसमें आपका जो बिलीफ है वो ये कहता है दैट देयर इज ओनली वन डेटी एंड ऑल अदर क्लेम डेटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट और फॉल्स, ठीक है. यानी कि आप सर्वसव एक पे ही विश्वास कर रहे हो, एक को ही मान रहे हो, और ऑल अदर थिंग दैट एग्जिस्ट यू कंसीडर दैट टू बी फॉल्स. दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म. और ये जो आपकी एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म है, इसको भी आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो. वन इज ऑफ एथिकल मोनोथिज्म एंड दूसरा इंटेलेक्चुअल मोनोथिज्म. तो बेसिकली ये आपके पर्पसेस पे डिपेंड करता है दैट फॉर व्हाट पर्पस यू आर कंसिडरिंग, बेस्ड अपॉन दैट आप उसको एथिकल या इंटेलेक्चुअल वे में डिवाइड कर सकते हो. तो अगर हम एथिकल मोनोथिज्म की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल चूज वन गॉड बिकॉज दैट इज द गॉड हुम दे नीड, whom they can adore, and that God become for them the one and the only God. ये आप ethical monotheism कहते हैं इसको, ठीक है. तो इसमें पर्टिकुलरली आप कोई एक रिलीजन को कैटेगराइज नहीं कर सकते. ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में देयर इज अ काइंड ऑफ एन एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म, और डिपेंडिंग अपॉन कि उनके क्या कल्चर्स है, क्या बिलीफ सिस्टम है, यू कैन कैटेगराइज इट अपॉन द एथिकल और द इंटेलेक्चुअल मोनोथिज्म. एंड इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपर, बिकॉज रिलीजन इज सच अ सब्जेक्ट that is more personal to you, so you may think about your own religion, your own belief system, so that will help you to better understand this, ठीक है. उसी तरह से इंटेलेक्चुअल मोनोथिज्म भी है. इसमें द वन गॉड इज नथिंग बट द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन
एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी जिस टाइप के भी उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, चाहे ये बेस्ड अपॉन दैट इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एथिकल एंड द इंटेलेक्चुअल वन। देन इंक्लूसिव मोनोथिज्म क्या होता है? तो ये एक टाइप का बिलीफ है दैट देयर इज ओनली वन डेटी एंड ऑल अदर क्लेम दैट इज देयर इज जस्ट डिफरेंट नेम ऑफ इट। ठीक है, एक्सक्लूसिव में क्या था, इन्होंने तो फॉल्स या रिजेक्ट ही कर दिया था। लेकिन इंक्लूसिव मोनोथिज्म के अंदर क्या होता है कि उनका ये मानना है जस्ट डिफरेंट नेम ऑफ इट, कि एक ही गॉड है लेकिन बाकी सारे उनके अनेक नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द इंक्लूसिव मोनोथिज्म इज ऑल अबाउट। एंड सच अ कंसेप्शन इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड इन द हेलेनिस्टिक रिलीजन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। द वेल नोन एग्जांपल इज ऑफ ग्रीको रोमन रिलीजन में इंक्लूसिव मोनोथिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और इवन आपके हिंदुइज्म में भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको इंक्लूसिव मोनोथिज्म देखने को मिलेगा, वेयर यू से कि ओके विष्णु इज देयर एंड द वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ विष्णु लाइक कृष्णा, रामा, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ विष्णु ओनली। तो दैट इज व्हाट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द इंक्लूसिव मोनोथिज्म। हम सबस्टेंस मोनोथिज्म की फिर बात करें तो इट बिलीव्स दैट द मेनी गॉड्स आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल अंडरलाइंग सबस्टेंस एंड सच अ बिलीफ एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंडिजिनियस अफ्रीकन रिलीजन। ठीक है, और इसके अलावा आपका होनोथिज्म भी हीनोथिज्म भी होता है। तो हीनोथिज्म बेसिकली क्या होता है? इट इज द डिवोशन टू अ सिंगल गॉड while accepting the existence of other gods without denying that other can with equal trust can worship different gods। ठीक है, तो यहाँ पे हीनोथिज्म के अंदर वर्कशिपिंग भी हो रही है, बट अगर आप देखें इसको इंक्लूसिव में तो ये भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है डिफरेंट नेम से है। और यहाँ हीनोथिज्म के अंदर क्या बोल रहा है? डिवोशन टू अ सिंगल गॉड वाइल एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड। यहाँ हम सिंगल फॉर्म की भी नहीं बात करें, हम बात करें कि अलग अलग गॉड्स ही हैं, उन पे आप चाहो तो उनको अलग मान लो एंड देयर इज़ वन सिंगल गॉड जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, लेकिन आप ये डिनाई भी नहीं कर रहे हो कि दूसरे जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉल्ड मोनोथिज्म इन प्रिंसिपल एंड पॉलीथिज्म इन फैक्ट। ठीक है, वो आपको भी पता चली गया होगा। एंड इट वॉज स्पेशली प्रिवेलेंट इन सम पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन एंड इजिप्ट। देन मीजोथिज्म क्या होता है? सी मीजोथिज्म इज द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट बट इज एक्चुअली ईविल एंड इट कैन नॉट एन एटीट्यूड ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स गॉड। और डाइथिज्म क्या होता है? इट बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट बट इज नॉट होलली गुड, मतलब वो थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, समथिंग लाइक दैट। इथिकल मोनोथिज्म जो हमने अभी देख लिया, दे बिलीव विच पर्सन चूज वन गॉड हु थिंक एज सुपीरियर टू अदर गॉड्स। एंड प्लूरिफॉर्मेटी की अगर हम बात करें तो वन गॉड इन मेनी फॉर्म, प्लूरिफॉर्म। ठीक है, एक ही भगवान है वो अलग अलग फॉर्म्स में। तो यू मे सी कि इसमें काफ़ी आपको ओवरलैपिंग भी देखने को मिलेगी जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। प्लूरिफॉर्म को आप वन गॉड इन मेनी फॉर्म की अगर बात करें तो सेम गोज विद आपका इंक्लूसिव मोनोथिज्म। यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि एक गॉड है लेकिन उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लूरिफॉर्म की बात करें तो इसमें एक डिफरेंस आपको ये हो जाता है इन मेनी फॉर्म्स। तो वहाँ पे तो हम बात करें कि ठीक है वो इंसानों के ही फॉर्म में है, तो यहाँ पे इट कैन बी एनी अदर फॉर्म्स, चाहे वो नेचर में किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहे हो। इट कैन बी लाइक एनीथिंग दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज द प्लूरिफॉर्मेटी। ठीक है, देन पॉलीथिज्म की बात कर लेते हो। तो पॉलीथिज्म इज लाइक एज अपोजिट टू द मोनोथिज्म। जहाँ वहाँ सिंगल गॉड बिलीफ सिस्टम की बात करें थे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलीफ इन द मेनी गॉड्स। ठीक है, एंड पॉलीथिज्म कैन बियर वेरियस रिलेशनशिप टू अदर बिलीव्स। इट इज इनकम्पैटिबल विद सम फॉर्म ऑफ थीज्म एज इट इज द सिमेंटिक रिलीजन। इट कैन कोएग्जिस्ट विद थीज्म एज इन वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म और हिंदुइज्म अगर आप देखें तो इसके आपको बहुत सारे जगह जैसे हमने इंक्लूसिव मोनोथिज्म में देखा वहाँ पे भी फिट बैठ जाते हैं, और ये पॉलीथिज्म में भी आपको कहीं ना कहीं फिट देखने को मिलेंगे। क्योंकि पॉलीथिज्म में हम क्या देखते हैं, हिंदूज में आप देखते हो कि वन इज प्रैक्टिसिंग यू नो, और वन इज वर्कशिपिंग विष्णु एज वेल, वन इज वर्कशिपिंग शिवा एज वेल, एंड और भी जितने आपके गॉड्स हैं उन सभी गॉड्स को वो वर्कशिप कर रहे थे। दैट इज अ काइंड ऑफ एन पॉलीथिज्म ओनली। एंड इवन फॉर दैट मैटर बुद्धिज्म भी जो है, बुद्धिज्म भी आपको किसी एक रिलीजन को ये नहीं बोलता कि दैट यू शुड एक्सक्लूसिवली फॉलो बुद्धिज्म और समथिंग लाइक दैट। इफ यू आर फ्री, इफ यू वांटेड टू यू नो गो अहेड विद अदर रिलीजन्स एज वेल, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे कोई एक्सक्लूसिविटी आपको मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन राइट कि यहाँ पे बुद्धिज्म का एग्जाम्पल भी देखिए आप लिख सकते हैं इन द पॉलीथिज्म वाला केस। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की तो देयर इज अ मोनोलैटरी। तो मोनोलैटरी में क्या होता है? द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी गॉड एंड द इजिप्शियन पैंथियन। सी पैंथियन की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ गॉड्स, जितने भी वहाँ पे गॉड्स और गॉडेसेस हैं इन इजिप्शियन, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देन आपकी कैंथियोथिज्म जो होती है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट देयर आर मेनी गॉड्स एंड ओनली वन डेटी एट अ टाइम शुड बी वर्कशिप्ड। मतलब ये है तो आप ये समझ रहे हैं कि अच्छा इतने 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 सारे गॉड्स है, लेकिन आप किसी एक को ही वर्कशिप करेंगे एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि आप इनकी भी पूजा करें, इनकी भी पूजा करें, इनकी भी करें, इनकी भी करें। देन मोनिज्म, देर इज वन रियलिटी दैट रूल्स द वर्ल्ड एंड लाइक एनर्जी, मैटर, विंड एटसेट्रा। तो ये मोनिज्म आपके वर्कशिपिंग और इन सब से या एक्सक्लूसिव डेटी से रिलेट नहीं करता है। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द नेचर ऑल्सो।
ठीक है, वो कोई शक्ति हो सकती है, कोई पावर हो सकती है. अगर आप मना को ले लें तो कहीं ना कहीं आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं. देन पैंथियज्म क्या कहता है, दैट एवरीथिंग इज ऑल इनकम्पासिंग इमिनेंट एब्स्ट्रैक्ट गॉड. मतलब सभी चीज़ में आप कह सकते हैं एवरीथिंग हैज़ सम फॉर्म of it, everything is a kind of a belief or the abstract form of god, that is considered under the pantheism. देन मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म को अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लिया जाए, बिकॉज जनरली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पहले तो आप जो भी इनके डिफरेंसेस है, टाइप्स है, उस हिसाब से डिफरेंशिएट कर देंगे. देन यू कैन ऑल्सो कंसीडर सम एग्जाम्पल, जैसे एंशियंट ग्रीक का और हेब्रू का आप एग्जाम्पल लेके एंड यू कैन डिफरेंशिएट कि इनमें किस टाइप से रिलीजन प्रैक्टिस हुआ करती थी, और इनमें who's following the monotheism ये क्या प्रैक्टिस करते थे, एंड द ग्रीक who's following the polytheism ये किस टाइप से प्रैक्टिस किया करते थे. ठीक है. अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ प्लोरीफॉर्म मोनोथिज्म. अब ये प्लोरीफॉर्म मोनोथिज्म क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिए दिस इज मोनोथिज्म एंड दिस इज पॉलीथिज्म, तो समवेयर इन द बिटवीन यू कैन फाइंड दिस प्लोरीफॉर्म मोनोथिज्म. अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहे, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर ओन रिलीजन ऑल्सो, बट आई टेल यू व्हाट आई अंडरस्टैंड विद इट. कि आप जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो इफ़ यू मे कंसीडर देयर इज अ डिवाइन सोल, डिवाइन बॉडी, and every other form of gods or goddesses has been derived from that only, so that you can consider as pluriform monotheism. और ये जितने भी गॉड होते हैं, दे आर आपस में वो एक नहीं है, although they have derived from the common source, but वो अलग अलग है. मतलब you can consider them like as a different entities. ठीक है. तो आप इसको पॉलीथिज्म की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो एक ही बॉडी से निकल के आए हैं, और आप इसको पॉलीथिज्म की कैटेगरी में रखेंगे, दैट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. सो दैट इज द इंटायर कंसेप्ट ऑफ प्लोरीफॉर्म मोनोथिज्म. ऑल्दो अगर आप इसको प्रेजेंट डे में भी देखें तो इन वेरियस रिलीजन और अदर फॉर्म्स यू विल फाइंड सच अ काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. लेकिन इन एग्जामिनेशन इट्स बेटर इफ यू कोट सम एग्जाम्पल और द केस स्टडीज रिलेटेड टू द ट्राइब्स. तो फॉर दैट पर्पज यू कैन इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूअर्स. सी हमने न्यूअर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, साउथ सुडान के जो ट्राइब्स है, तो दे हैव पर्टिकुलरली प्रैक्टिसिंग द प्लूरीफॉर्म मोनोथिज्म. तो इनके केस में क्या होता है, दे कंसीडर अ क्वाद बेसिकली एक स्पिरिट है. ठीक है. और ये स्पिरिट, इनका मानना है, इट इज़ लाइक ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट है और हर चीज़ में प्रेजेंट है, और जिन जिन चीज़ों में प्रेजेंट है वो उसको अलग अलग एंटिटीज़ की तरह ट्रीट करता है. इट्स नॉट अ सिंगल एंटिटी, although derived from a single one, but not a single entity in itself, और उसको वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. तो दे काइंड ऑफ एन प्रैक्टिस द प्लूरीफॉर्म मोनोथिज्म इन देमसेल्व्स. ठीक है. और इसी तरह से आपके यूएस के भी कुछ ट्राइब्स हैं who is following such a kind of an pluriform system. So that is also you can mention while writing the answer about the pluriform monotheism अगर पूछा जाता है तो. ठीक है. Because it's better आप religion के बारे में ना लिख के, मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर religion को ना पकड़ के आप tribes वाला एग्जाम्पल लिखें. ऑलराइट. देन अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन की. So this concept was given by Emily Durkheim, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी एक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ. इसमें इन्होंने इन दोनों कंसेप्ट्स को डिफाइन करा था और आप कह सकते हैं बताया था. तो इनके हिसाब से दीज टू कंसेप्ट्स लाइक द सेक्रेड एंड प्रोफेन आर दी सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन. तो आपको अगर रिलीजन की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो यू शुड फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सेक्रेड क्या होता है, प्रोफेन क्या होता है. इफ़ आई टॉक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो सेक्रेड बेसिकली जो भी चीज़ें आपके रिलीजन में लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. ठीक है. जिसको आप काफ़ी हाई स्टैंडर्ड से देखते हैं, दैट इज द सेक्रेड थिंग. और जो प्रोफेन है, दैट इज द ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ इट. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द प्रोफेन. ऑल्दो ये दोनों रिलेटेड रिलीजन से ही है, लेकिन सेक्रेड और प्रोफेन से आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. और ये सेक्रेड कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, इवन द गॉड और द डेटीज पिक्चर, द डेटीज स्टैचूज, दे कैन बी कंसीडर सेक्रेड. ठीक है. वो कोई रॉक अक्रॉस द मून, अर्थ, ट्री, एनीथिंग दैट कैन बी कंसीडर्ड सेक्रेड. कहीं कहीं पे आप देखेंगे the natural objects, they can be also considered sacred. ठीक है. There are various trees that considered to be sacred, even the animals considered to be sacred. तो ये कुछ भी हो सकता है depending upon the religion belief. Then अगर हम बात करें कुछ examples की, तो you can write about the shroud of Turin, that is considered as the sacred object, which is treated with the respect, and the pilgrimage to the object was ways of strengthening religious belief. ये shroud होगा. ठीक है. And however, it must be noted that these objects may not be intrinsically special, but rather special meaning is attached to the object by the social group. तो जैसा हमने एक एग्जाम्पल की भी बात की थी, फिर रिमेंबर कुला रिंग के बारे में. तो कुला रिंग ऑल्दो इट वाज नॉट वेरी प्रीशियस इन इटसेल्फ, बट बिकॉज ऑफ द वैल्यूज और द कल्चरल implications that it has, because of that it becomes very valuable, right? So that is same with the sacred thing. There are some various cultural or the sentimental approaches to it, and because of that it becomes really very important.
देन प्रोफेन की अगर हम बात करें तो इट्स द मुंडेन और एनीथिंग दैट इज ordinary in the religion, and the profane embraces those ideas, person, practices and things that are regarded with an everyday attitude of the commoner utility and familiarities. If you consider it along with an example, तब हम ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे इसको, ठीक है. तो अगर आप देखिए ये सेक्रेड वर्ल्ड अगर आप एक माने, एंड इस सेक्रेड वर्ल्ड में एक सेक्रेड स्पेस होता है आपको, एंड देयर इज अ सेक्रेड थिंग, और ये जो बाकी बची हुई चीज़ें होती हैं दैट यू कैन कंसीडर एज द प्रोफेन और द प्रोफेन वर्ल्ड. इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए, इस वेन डायग्राम से समझिए, देन थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू. अगर हम सेक्रेट की बात करें किसी एक रिलीजन में, दिस इज एंटायरली अ रिलीजन, ठीक है, एनी एक्स वाई जेड रिलीजन, तो इस रिलीजन में देर इज समथिंग कॉल्ड सेक्रेट, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफेन. अब ये इन दोनों की भी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, हम वो देखेंगे, बट हम सेक्रेट की अगर बात करें उसी रिलीजन में तो क्या की चीज़ें हो सकती है, लाइक द साइलेंट प्रेइंग, मॉर्निंग, कंबाइंड वर्कशिप ऑफ द प्रेयर, कुछ जो रिचुअल्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, कुछ आपके श्लोकाज उच्चारण और ये सारी चीज़ें होती हैं. तो दीज आर ऑल कंसिडर टू बी द सेक्रेड पार्ट ऑफ द रिलीजन. और अगर हम बात करें प्रोफेन ऑफ द रिलीजन की, तो कुछ टाइप की एक्सट्रीमिज्म या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस आप देखेंगे रिलेटेड टू द रिलीजन, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड प्रोफेन. इवन इस्लामोफोबिया दैट कैन बी कंसिडर्ड प्रोफेन. रेसिज्म बिकॉज ऑफ द रिलीजन दैट कैन बी कंसिडर्ड प्रोफेन. उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं रिलीजन के नाम पे जो भी आप चीज़ें करते हैं दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्रोफेन. तो सेक्रेड आपको क्लासीफाई करना ज़्यादा आसान है, तो विद द हेल्प ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू सो, ठीक है. तो दैट इज़ वॉट यू कैन basically categorize and try and present in that way only. Then हम अब बात कर लेते हैं कुछ वैल्यू एडिशंस की, लाइक ड्यूरिकम्स व्यू ऑन रिलीजन, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी आपको डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि आप बताइए दुर्कम का रिलीजन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैरिनोवस्की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, रेडक्लिफ ब्राउन ने टोटमिज्म के पे ऊपर क्या कहा था, तो ये सारी चीज़ें. तो दैट इज़ वाई यू शुड हैव एटलीस्ट अ 10 मार्कर प्रिपेयर्ड फॉर इट इन एडवांस, ठीक है. सो बेसिकली एमिली दुर्कहेम वॉज द फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, और इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी जिसके बारे में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की, दैट इज़ द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ. इसमें इन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया था एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग, ठीक है, जो अपने सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में अभी बात करी है. एंड ही कंसिडर्ड हाउ रिलीजन क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन. एंड Durkheim definition of sacred refers to the object, symbol and ideas that are awe-inspiring, unexplainable and spiritually significant, ठीक है. और दुर्कम का इंटरेस्ट बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये प्रूव करे कि कौन सा रिलीजन बिलीफ सही है या गलत है. उन पे इनका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था, और मतलब कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करना चाहते थे और इस पे ध्यान नहीं देते थे. रैदर ही वॉज इंटरेस्टेड इन द फंक्शन ऑफ रिलीजन सर्व्स इन अ ग्रुप और सोसाइटी. तो बेसिकली इनका वो फंक्शनलिस्ट वाला ही अप्रोच था, और जो कि हमने पहले भी देखा था थ्योरीज के अंदर, ठीक है. अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें कि ये किस तरीके से अलग अलग सेक्रेड और प्रोफेन को वेरियस रिलीजन के अंदर देखते थे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट दैट यू शुड ड्रॉ इफ़ यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन दी Durkheim's व्यूज़ ऑन रिलीजन. तो अगर आप देखें बुद्धिज़्म में, तो सिर्फ बुद्धिज़्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जुडाइज़म में और हिंदुज़म में, इफ़ यू कंपेयर कि हम एक ब्रेड या रोटी का टुकड़ा की अगर बात करें, तो क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखें तो इट हैज़ अ वेरी लाइक ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है. देन इस्लाम में भी इसका काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है, जुडाइज़म में. बट हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में आप ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं देखेंगे. काउ का एग्जाम्पल लेके आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं दैट हाउ इट बिकम्स सोल, और यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ हिंदू रिलीजन, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, ठीक है. देन फ्रूट का भी आप देख सकते हैं अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है. देन वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड इन वेरियस रिलीजन्स. तो इसी तरीके से अलग अलग रिलीजन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने कल्चरल लेंस से चीज़ों को सैक्रेड या प्रोफेन डिफाइन करता है, और उसके पीछे क्या कारण होता है, दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट ऑफ द दुर्कम वाज ऑल अबाउट. Then he proposed the dichotomy of sacred and profane, and that characterized religions. And he argued that classifying something as sacred is a social act. ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन में हो रहा है और वो रिलीजन किसी सोशल ग्रुप या कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सोशल एक्ट, नॉट एन इंडिविजुअल वन. कोई एक अकेला इंसान ऑफ द हिंदुइज्म कैन डिसाइड कि काउ इज एन इम्पॉर्टेंट animal in the religion or not, ठीक है. It has to be a kind of a social act in itself. That is what he being told about. और इन्होंने टोटमिज्म पर भी काफ़ी बातचीत की थी. अब टोटमिज्म एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए इट इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड सेक्रेड एक तरीके से, ठीक है, जिसको लोग पूछते हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर और रिलीजन.
तो दैट इज़ व्हाट दी टोटमिज्म इज़ ऑल अबाउट. तो इन्होंने टोटमिज्म को भी एक फॉर्म ऑफ रिलीजन माना था, और इनका ये कहना था कि अगर आपको समझना है कि ये जो रिलीजन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, या जो रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन कौन थी, तो इनके हिसाब से टोटमिज्म वाज दैट. बिकॉज टोटमिज्म कैन बी एनीथिंग. जहाँ पे हम ये बात करें ना कि अलग अलग चीज़ों की हम बात करें, इट कैन बी फ्रूट, गोल्ड, वाटर, काउ, ब्रेड, तो एनीथिंग कैन बी टोटम इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके सोशल सोच और कल्चर कैसे है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डोरिकम व्यूज ऑन रिलीजन. तो ये पूरा का पूरा एक आपका 10 मार्क का इससे आंसर बन सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको एक बार दो बार देख लेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें भी याद भी हो जाएंगी, और यू कुड बी एबल टू प्रेजेंट इट. देन हम मेलिनोवस्की का व्यू ऑन रिलीजन के ऊपर बात करें, तो ही बेसिकली शो द फंक्शनल वैल्यू ऑफ रिलीजन सेरेमनी. और दुर्गम में भी वही काम किया था, फंक्शनल वैल्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस किया था, ना कि इवोल्यूशनरी और दूसरे अप्रोचेस पे. एंड इन ब्रीफ ही हैज़ सर्वेड द मेन टाइप ऑफ रिलीजन एक्ट्स एंड कंक्लूडेड दैट मेन टाइप्स ऑफ रिलीजन एक्ट हैव द फॉलोइंग फंक्शन. वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इन्होंने अलग अलग रिलीजन जहाँ पे भी स्टडी करा था, तो इन्होंने 3 फंक्शंस, ब्रॉड फंक्शंस आइडेंटिफाई किए दैट यू कैन फिट इन एनी ऑफ द रिलीजन्स. वो क्या क्या थे? दैट इज द इनिशिएशन सेरेमनी गिव्स अ सेक्रेड कैरेक्टर टू द ट्रेडिशनल नॉलेज. देन द इवेंट ऑफ डेथ इन प्रिमिटिव सोसाइटी सेट अ मोशन ऑफ पैटर्न ऑफ रिलीजन एक्ट. और तीसरा आपके राइट्स एसोसिएटेड विद फूड, सैक्रिफाइस, टोटमिस्टिक बिलीफ of the people in direct contact with power which provides sustenance. So Malinowski has used the method of providing concrete evidences of his views and taking example from his collection of data among the Trobriand Islander. तो बेसिकली मेलिनोवस्की ने सारे ये जितने भी स्टडीज़ किए थे ट्रोब्राइड आइलैंडर्स को, इन्होंने काफ़ी स्टडी भी किया था. एंड ही हैज़ फॉर्मुलेटेड द व्यू दैट ऑल रिलीजन सेरेमनी हैव सोशल साइड विदाउट विच दे डू नॉट और कैन नॉट एग्जिस्ट. तो चाहे वो आपको फूड से रिलेटेड हो या किसी दान दक्षिणा से रिलेटेड हो, एनीथिंग, इट हैज़ टू do with kind of a social aspect to it. And so the social side of a religious ceremony is necessary but not sufficient condition. इसको आप मार्क कर लीजिए. एंड ही एम्फसाइजेस दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड रिलीजन विदाउट एनालाइजिंग द इंडिविजुअल माइंड. दैट इज व्हाई यू शुड फाइंड दैट ही रेफर्स टू द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड एट एवरी स्टेज ऑफ अ रिलीजन सेरेमनी. हमने याद है पहले भी बात की थी कि मेलिनोवस्की ने इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, एंड देन ब्राउन वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड द सोशल एस्पेक्ट. कि इनका ये मानना था कि एक इंडिविजुअल है, और उस इंडिविजुअल की अगर नीड सेटिस्फाई हो रही है उस पर्टिकुलर रिलीजन से, सो अल्टीमेटली वो सोसाइटी की भी सेटिस्फाई हो जाएगी. लेकिन ब्राउन का इसका उल्टा मानना था. उनका ये मानना था अगर सोशल एस्पेक्ट सेटिस्फाई हो रहा है, देन इंडिविजुअल एस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा. अगर आपको अभी ये चीज़ कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो यू कैन गो पीछे और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं जानने मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ के बारे में. दी एंड हम फूड एंड रिलीजन के रिलेशनशिप को भी समझ लेते हैं, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ एन रोल अ फूड और फूड कल्चर प्लेज इन रिलीजन. सी बेसिकली मेलिनोवस्की ने ये बताया कि जो आपकी एक्ट ऑफ ईटिंग या इन्वॉल्वमेंट है, वो आपके सोशल एक्ट, सोशल ऑर्डर को डिफाइन करती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. कि आप क्या खा रहे हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिलीजन एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है. इनफैक्ट इफ़ यू सी देयर आर वेरियस फेस्टिवल्स दैट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, चाहे वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हो आपके, या कोई भी आपके सीजनल फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं, उनमें आप देखेंगे देयर इज़ अ स्पेशल रेफरेंस टू फूड. ठीक है, और अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन फूड. कुछ फेस्टिवल्स में ऐसा होता है, यू विल सी देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन पर्टिकुलर आइटम दैट इज़ बीइंग कुक्ड. आई वोंट कोट एनी सिंगल एग्जाम्पल, क्योंकि वी हैव डाइवर्सिटी. आप देखेंगे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टाइप की चीज़ें कुक की जाती हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर अ पर्टिकुलर ऑफरिंग. सेम गोज विथ द एनिमल सैक्रिफाइसेस एज वेल. तो सी वन मोर थिंग, कि अगर आपको कहीं पे एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना हो, बिकॉज व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनिमल सैक्रिफाइस और समथिंग, अगर आपको उसको जस्टिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो देयर यू कैन कोट एन एग्जाम्पल लाइक दिस. ये फूड और रिलीजन का जो इंटर रिलेशन है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप वो जीएस में लिख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में लिख रहे हैं, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सैक्रिफाइसेस की इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और द रिलीजन पर्सपेक्टिव, तो वो आप देखेंगे तो दे कंसीडर्ड those sacrifices as a kind of in some form of food to deity. ठीक है, और वो उस अपनी डेटी को वो फूड ऑफर कर रहे हैं, एंड एट द एंड वो फूड ऑफर करने के बाद एवरीबडी इज काइंड ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ प्रसाद और समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ फूड ऑल्सो. ठीक है, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कल्चर. ये एक शेयरिंग कल्चर है, एक डेटी है जिसे आप जस्ट एक फॉर्म नहीं मान रहे, यू फील दैट इट हैज़ सम पावर इनटू इट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन लिविंग एंटिटी फॉर यू. ठीक है, तो इसीलिए आप उनको मतलब आपका मानना है दैट यू शुड ऑफर हिम और हर फूड, और वही फूड आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो वो एक टाइप का आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है. और यहीं पे आपका टोटम का भी कंसेप्ट आता है, बिकॉज अगर आप टोटम के बारे में जब हम पढ़ेंगे, विल सी सम एग्जांपल. ये जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स होते हैं, इनमें दे हैव टोटम्स, और वो जो टोटम्स होते हैं, इट कैन बी एन एनिमल और एनी प्लांट्स, और वो कंसीडर उसको करते हैं, मतलब इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट दैट पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट.
अगर वो उनका पर्टिकुलर रिलीजन में वो टोटम कहलाता है और द सैक्रेड ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और दैट इज़ वाई इट काइंड ऑफ एन रेगुलेट दी सोशल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो। तो कहीं कहीं पे मेलिनोवस्की का ये भी मानना है कि जो प्रिमिटिव लोग थे उनको जब लगने लगता था देयर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन प्लांट और पर्टिकुलर स्पीसीज जिनकी सर्वाइवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको एक ऐसा दर्जा दे देते थे और टोटम बना देते थे, बिकॉज पीपल विल कंसीडर टू बी द सीक्रेट ऑब्जेक्ट, और वो उसको खाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली इट विल सर्वाइव एंड इट विल बी गुड फॉर दी लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटीज़। तो इस तरह से काफ़ी सारे इंटर रिलेशंस है बेस्ड अपॉन दी फूड, और जो भी हमारी फूड हैबिट्स होती हैं रिलीजन को लेके। तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन मेंशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आपको दिमाग में आए तो आप वो भी लिख के मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस फूड एंड रिलीजन का जो इंटरलिंकेजेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। देन हम बात कर लेते हैं अब बी द कॉन्ट्रीब्यूटर टॉपिक 2 की। ऑल्दो टॉपिक 1 में देयर इज़ नॉट लाइक मेनी contributions that I received, there was only one contribution, but anyway I consider कि शायद आप prelims को लेके काफ़ी busy होंगे, but anyway whenever you are watching this lecture, आप उस टाइम पे attempt कर सकते हैं। it's not necessary that you should attempt only when I'm giving the topic to you, whenever you find time, क्योंकि ये काफ़ी एक important exercise होगी आपके लिए for understanding purpose। तो आज का जो topic है that is how and why religion evolve, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर अगर डीप डिग करना चाहें तो यू विल फाइंड इट आउट कि कैसे होमो सेपियंस और निएंडरथैल्स के टाइम पे भी कुछ फॉर्म ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट किया करती थी। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन सम 150 और 250 वर्ड्स लाइक दैट। और अगर आप चाहें तो एक मैं लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी डिटेल्ड आर्टिकल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी उससे भी हेल्प मिलेगी। और जो हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से रिलीजन में देखा है वो चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट एट द एंड यू शुड गेट आउट विथ समथिंग गुड ऑन टू दिस, ठीक है। एंड आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, गेटिंग द पार्ट 2 ऑफ द रिलीजन। थैंक यू सो मच।